देखिए, ये हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब हम जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं तो फ़ौरन कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये कहना शुरू कर देती है कि अब ये आए हैं तो ये भाजपा की बी टीम है, ये सेना को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। औरंगाबाद के ताल्लुक से हम इतना कहना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों से इस शहर के अंदर हर 5 साल के बाद सिर्फ शिवसेना का ही खासदार चुनकर आता है। पिछले 30 सालों से इस महानगर पालिका के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही। ना तो हम इलेक्शन उस वक्त लड़े थे, ना वंचित बहुजन आघाड़ी थी। ऐसी सूरत में आज 20 साल के बाद अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के नाम के ऊपर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर ये कहना शुरू कर दिए है हमने तो 20 साल ये मौका दिए है। दरअसल हकीकत ये है कि आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि चाहे वो अशोक चौहान साहब हो या उनके दूसरे सीनियर लीडर्स हो, नतीजे आने के बाद आपको समझ में आएगा ये लोगों ने पूरे के पूरे अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दिए हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी पार्टी को उन्होंने बेच दिए हैं। उनकी हालत ये है कि कई जगह के ऊपर उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, कई जगह के ऊपर जहाँ उनके कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर उन्हीं के पार्टी के हैं तो डमी कैंडिडेट्स को खड़ा किया जा रहा है ताकि इसका सीधा फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो। तो इसके नतीजे आने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरह से कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस वाले जो थे वो पूरी पार्टी को ख़त्म करने के लिए लगी हुई है। सब नतीजे जब आएंगे आपको समझ में आएगा कि अशोक चौहान साहब ने जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर झोल किया है उससे साफ साबित होता है कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं। मैं समझता हूं कि जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं जीत के आ सकते हैं उनको खासदार का टिकट दे दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है या तो ये इनका साठगांठ हो गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या तो इनका ये हो गया है। अभी आजकल कांग्रेस के अंदर एक प्रथा चल रही है कि बेटा है तो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा, बाप इधर रहेगा, दूसरे उसके अंदर बाप उधर रहेगा, बेटा इधर रहेगा, इधर बेटा रहेगा, उधर बाप रहेगा। ये प्रथा चल रही है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर अशोक चौहान साहब को ये मौका मिलेगा कि मैं इधर रहता हूँ कि अपने एक परिवार के सदस्य को भारतीय जनता पार्टी के अंदर। देखिए, आज के दिन हकीकत ये है कि प्रकाश अंबेडकर साहब कौन है? ये बाबा साहब अंबेडकर के नातू है, उनका खून है। अगर हम बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, कांग्रेस वाले बड़े आदर और श्रद्धा और इसके साथ बाबा साहब का नाम लेते हैं, राष्ट्रवादी वाले पूरा लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आर पाटिल साहब का देहांत हुआ तो बोले उनकी पत्नी के खिलाफ किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, महान नेता थे, तो बिना इलेक्शन लड़े उनको है तो विधानसभा में ले लिया गया। फिर पतंगराव कदम साहब का देहांत हुआ, बोले महान नेता थे, उनके खिलाफ किसी ने भी इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई नहीं लड़ा, उनके बेटे को विधानसभा के अंदर ला लिए गए। अब सवाल यह है कि प्रकाश अंबेडकर साहब तो बाबा साहब अंबेडकर का खून है, उनके खिलाफ आप कैसा इलेक्शन लड़वाते हैं? क्यों एक सीट आप उनके लिए छोड़ते नहीं है? लेकिन उनको मालूम है कि ना तो बाबा साहब को उनको जिताना है और ना किसी मुसलमान को, तो क्या करें? अकोला से एक ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट को दिए जिसको कोई जानता नहीं, उसको टिकट दे दिए कांग्रेस वाले, और पूरे महाराष्ट्र में भूनते फिर देखो हमने एक टिकट दिए है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाकर वहाँ पर बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सीट हमको जिताने का है, लेकिन वो वैसा नहीं करेंगे। ना तो उनको मुसलमानों को जिताना है, ना दलितों को जिताने का है, प्रकाश अंबेडकर साहब को उनको हराने का है। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर है तो एक मुस्लिम कैंडिडेट को डाला है। लेकिन हम भी जाएंगे और पूरी ताकत के साथ है तो बाला साहब के लिए हम पूरा प्रचार करेंगे। हम 3 तारीख के दिन इंशाल्लाह हम फॉर्म भरेंगे भड़कल गेट पे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले से हमारा जुलूस निकलेगा और 3 तारीख के दिन इंशाल्लाह हम फॉर्म भरेंगे। धन्यवाद। किसी भी लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन आपकी राजनीति आप करेंगे तो वो सब जायज़ है। उसको पोस्ट मिल गई, ठीक है, इसमें कोई जिला अध्यक्ष बन गया, कोई शहर अध्यक्ष बन गया, कोई कॉर्पोरेटर बन गया, बस यहाँ तक ठीक है। आमदार और खासदार वही लोग जाके बैठेंगे। क्यों नहीं दे रहे? बहुजन समाज के, दलितों के, मुसलमानों को किसी ना किसी को तो दीजिए ना उसमें और चुना कर लेकर आइए। ये आरोप जो है उनका सही है, उनका जवाब नहीं, हमसे कैंडिडेट होता ना, सेकंड नंबर के ऊपर हमारा कैंडिडेट आया, दलित समाज का, हमारा भोईवाड़ा से हमारा कैंडिडेट था साहब, दलित समाज। ये तो मतलब ये है कि आप पूरा निकाल लीजिएगा, डिटेल्स निकाल लीजिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर था, मैंने खुद ने शिंदे नाम का हमारा कैंडिडेट था, मैंने खुद ने जाके प्रचार किया था
क्योंकि मैं जिस वक्त गया था मुझे भी ये लगा था कि समर्थ नगर के अंदर भी मजलिस जा रही है करके, तो मुझे भी प्रचार करने के लिए अच्छा लग रहा था वहाँ पे। हमने लड़े थे। यही जो मुद्दे जो चलते रहते हैं ना, उसी के ऊपर इलेक्शन को लेके आ जाओ और अपनी सीट आराम से निकाल के लेके चले जाओ। ये जनता को तय करना है साहब, जनता को तय करना है। अगर उन्होंने इम्तियाज जलील को मुसलमान की नज़र से देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये औरंगाबाद के ऊपर बहुत बड़ी नाइंसाफी करेंगे। इम्तियाज जलील इस शहर का नागरिक है। मेरी जात, मेरा धर्म, मेरा मजहब क्या है, ये मेरा है। खान बाण म्हणून प्रचार करतील, हिंदूच्या रक्षणासाठी म्हणून करतील, तुम्ही काय, तुमचे काय मुद्दे असणार आहे? नहीं, देखिए, हम तो यही बताए हैं कि आज औरंगाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में आप अगर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाएंगे तो मैंने कल के दिन है तो एक पोस्ट किया हूँ, उसके ऊपर पूरा डिटेल में पोस्ट किया हूँ। मैं तो चाहूँगा कि एक मरतबा देखें कि क्या वजह है कि हम अहम मुद्दों के ऊपर, हम इलेक्शन के टाइम के ऊपर बात ही नहीं करते हैं। हम पूरे जितने भी बकवास मुद्दे होते हैं, अभी टीवी का एक डिबेट हुआ था तो वहाँ पे भी मुझे, मैं जैसे ही एंटर हुआ तो मुझे बताया गया है कि सिर्फ संभाजी नगर के नाम के ऊपर है तो ये चल रहा है। साहब, जिस शहर का आपने पहचान कचरे से करवा दिए है, उस शहर को इतने महान नेता संभाजी नगर, संभाजी महाराज के नाम के ऊपर आप अभी नहीं रख सकते हैं। आप औरंगाबाद को चकाचक करिए, इतना बड़ा बनाइए। नहीं, देखिए, देखो, हमारा सबसे पहला ये है कि आज के दिन औरंगाबाद को अगर डेवलप करना है तो सबसे प्राथमिक ये है कि यहाँ पर हमारी एयर कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अगर एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। सबसे पहला जो इंडस्ट्री यहाँ पर आती है, भाई थोड़ी सी कुर्सियाँ लगा के, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ये वो सब खड़े हुए हैं, थोड़े कुर्सियाँ बाहर से लगा के। एयरलाइंस का इंडस्ट्री आज के दिन बताइएगा, मतलब कितने सालों से आपको बार बार है तो हमारे खासदार साहब के मुंह से या भाजप के नेताओं के मुंह से आम्ही DMIC आणली। अरे DMIC म्हणजे काय आहे? मतलब लोकांना असं वाटतं की DMIC म्हणजे काहीतरी चांगलं असेल। DMIC म्हणजे एक प्रोजेक्ट त्यांनी आणलेला आहे। अच्छा, त्यामध्ये किती इंडस्ट्रीज आणलेली आहे, किती रोजगार झालेला आहे, म्हणजे साथ हमारे साथ लगी हुई है। आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर साहब जब शोलापुर के अंदर, उनका अगर आप वो देखेंगे, फॉर्म भरने के लिए गए थे तो किसी भी कैंडिडेट की विक्ट्री रैली इतनी बड़ी नहीं रहती है जितनी, और उस विक्ट्री रैली के अंदर जितने बहुजन समाज के लोग थे उतने ही MIM के समर्थक थे, उतने ही ये है। बहुजन वंचित के जितने भी स्थानिक लीडर्स हैं वो अभी फ़िलहाल शोलापुर के अंदर है। हमारे भी बहुत सारे जो महाराष्ट्र के MIM के लोग हैं वो कहाँ है, तो वह हैदराबाद के अंदर है। क्यों है कि 11 तारीख को असद साहब का इलेक्शन है। अब पूरे की पूरी टीम जो रहेगी वो निकल के जाएंगी, फिर बिहार जाएगी। हमारी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है साहब, छोटे हैं हम, छोटे छोटे कार्यकर्ता है, तो वो लोग वहाँ पे जाएंगे। 18 तारीख का उनका वहाँ का चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर पूरे के पूरे यहाँ पे आएंगे। तो हम बिल्कुल साथ में हैं और साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। आज असल में हुआ ये कि आज दिन भर का हमारा कार्यक्रम जो था वो कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर का था। ये पत्रकार परिषद आज के दिन लेने का हमारा ये नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने है तो एक चैनल को कमिट किया था कि आज है तो एक लाइव डिबेट बहुत दिन पहले ही कर दिया था, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वरना आज के दिन ही ये तय हुआ था कि वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग आज के दिन आके वो हमारे साथ मीटिंग करने वाले थे। वो मीटिंग हम कल करेंगे, उसके आपको दिखेगा। सबको मैंने तो देखिए, मैंने मेरे पोस्ट के अंदर यही कहा है, मैंने तमाम लोगों को कहा, और मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब 2014 के अंदर जो MIM को एक अलग नज़रिए से देखते थे, वो आज के दिन पर्सनली कॉल करके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं सर, हम आपको बराबर आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको वोट देंगे करके उसमें। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम इसी तरह से जाति धर्म के हिसाब से, तो मेरे में और खैरे साहब में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर मैं ये बोलूँगा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूँगा करके, या मैं सिर्फ दलितों की बात करूँगा, तो फिर मेरे में और खैरे साहब में फ़र्क क्या रहेगा? वो हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर नाचते, मैं बोलूँगा कि मैं मुसलमानों के नहीं। शहर के लिए है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। साहब, आप जहाँ जहाँ ग्राउंड अवेलेबल करवा के देंगे वहाँ करवाएंगे। असद साहब की सभा, बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। यहाँ पर आप लोग ये वोट मांग सके कि मैंने ये मॉडल तैयार किया औरंगाबाद में और मैं उसी बुनियाद के ऊपर MP लड़ना चाह रहा हूँ। हम इंशाल्लाह 3 तारीख के दिन, उसका वक्त कितने बजे से रहेगा वो हम तय करेंगे, लेकिन 3 तारीख के दिन हम फॉर्म भरेंगे। भड़कल गेट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पास से हम निकलेंगे और 3 तारीख के दिन हम
फॉर्म भरेंगे। औरंगाबाद में प्रचार करने के लिए असद अवैसी साहब भी आएंगे, प्रकाश अंबेडकर साहब की भी सभा यहाँ पर होगी। और अभी मैं कन्नड़ वैजापुर जाके आया हूँ, वहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी का जिस तरह से काम चल रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार चुनाव के नतीजे कुछ अच्छे आएंगे, चौंकाने वाले आएंगे। समीकरण क्या है उसके अंदर? हम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं। और लोगों को अगर ये लगता है, औरंगाबाद की जनता को अगर ये लगता है कि नहीं यही मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हम कभी जीत नहीं सकेंगे। मैं पर्सनली कभी नहीं जीत सकूंगा। मैं जिन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ वो मुद्दे जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। उसमें अगर हमने सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर आकर उनको साथ में लेकर चलने का, डेवलपमेंट के इश्यूज़ के बारे में अगर हम सब साथ में मिलकर अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से इट्स हाई टाइम कि हमने औरंगाबाद के बारे में सोचना चाहिए। अगर यही मुद्दों के ऊपर लड़ते रहेंगे तो मेरे हिसाब से औरंगाबाद शहर का ना तो विकास होगा और ना राजनीतिक कोई बदलाव आने वाला है। 4 वर्ष आमदार होतात, 4 वर्षात असं एखादं विकासाचं मॉडेल ज्या मतदारसंघामध्ये होतं की ज्या 5 इतर मतदारसंघ आहेत त्यांनी आपल्याला खासदार म्हणून पाहावं, असं कुठलं काम आहे 4 वर्षात की जे आपण विकासाचं मॉडेल म्हणून सांगणार आहात? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे लिए औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है, हाँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के जो काम मैं समझता हूँ वो हेल्थ सेक्टर के अंदर है और दूसरा जो है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अब हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने क्या किए हैं, आपको ये पता होगा कि औरंगाबाद शहर को 2014 के अंदर एक 200 बेड का हॉस्पिटल ये मिला था। 2014 से लेके आप ये बताइए आज तक वो हॉस्पिटल क्यों नहीं तैयार हो गई थी। मैं जब कलेक्टर के पास जा रहा हूँ, पालक मंत्री के पास जा रहा हूँ, सिविल सर्जन के पास जा रहा हूँ, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। क्या रीज़न था आपको पता है? वह लेटर्स आप पढ़िए तो आपको हैरानी होगी कि हमको 7 एकड़ ज़मीन चाहिए, 7 एकड़ ज़मीन नहीं मिल रही। नहीं, एक मॉडेल सांगा की जे हे विकास, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हेल्थ इशू के उसके ऊपर हमने आज के दिन कोर्ट के अंदर गए। आज कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, कोर्ट ने कहा है कि ये 200 बेड का हॉस्पिटल आएगा। ये किसकी मेहनतों से हो रहा है? हमारी। ये विधायक के तौर के ऊपर ही, विधायक आमदार विधानसभा के अंदर सवाल पूछने के ऊपर ही ये मुद्दे हुए हैं। दूसरा ये है, आपको हैरानी होगी, मुनगंटीवार साहब फाइनेंस मिनिस्टर है इस राज्य के, भारतीय जनता पार्टी के हैं। कैंसर हॉस्पिटल के बारे में मैंने पूरी व्यथा विधानसभा के अंदर मांडी थी कि किस तरह से एक सादा सा MRI करने के लिए है तो 2-2 महीने की डेट दी जाती है। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की स्पीच दे रहे थे, उन्होंने बजट की स्पीच रोककर ये कहा था कि वह MIM के आमदार कहाँ पे है करके। उन्होंने मुझसे कहा था, जलील साहेब मी तुमचं ते भाषण ऐकलं होतं, 125 कोटी रुपये मी औरंगाबादच्या कॅन्सर हॉस्पिटलला देत आहे। तो वो कैंसर हॉस्पिटल को जब दे रहे थे तो मेरे हिसाब से ये मुद्दा अगर विधानसभा के अंदर नहीं उठता तो कितना भी गरीब लोग तड़प जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हुआ होता उसमें। आज कटकट गेट को है तो हमने बनाया है। हमने आज के दिन, आखिरी दिन बजट, जिस दिन हमारा इलेक्शन ये लगने वाला था, मैं चंद्रकांत दादा पाटिल के पास है तो 2 दिन लगातार बैठे रहा कि औरंगाबाद के जो बारापुल्ला का गेट है सर, उसके लिए है तो आप स्पेशल फंड करवा के दीजिए। उन्होंने स्पेशल फंड आखिरी दिन, जिस दिन है तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, उस दिन 6.25 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट सैंक्शन करके दिया। तो मेरा यही कहना है कि कई ऐसे इश्यूज़ है औरंगाबाद के ताल्लुक से। आज के दिन आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे कि समांतर प्रोजेक्ट किसने लेके आया, तो किसने लेके आया ये आपको मालूम है, लेकिन रुका किसकी वजह से? आज अगर हम दब जाते या हम अगर मैनेज हो जाते तो ये समांतर प्रोजेक्ट हमारे सर के ऊपर लाद दिया जाता था, क्योंकि हमने इसका जमकर विरोध किया महानगर पालिका के अंदर, पूरे मेरे कॉरपोरेटर्स ने, मैंने। तो ये किसने रुकाया है? अब अगर आप कहेंगे कि नहीं एक मॉडल बता दो, ये सभी उसी मॉडल का एक हिस्सा है कि जहां पर हम औरंगाबाद शहर के विकास के ताल्लुक से जो जो चीज़ें हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 100 करोड़ रुपये रोड के लिए आए थे, सर से पूछा त्याचं काय झालं रोडचा, तर त्यांनी सांगितलं हो साहेब ते सगळं झालेलं आहे, आता आम्ही काम सुरू करणार। महापौर को उन्होंने देख के पूछा, महापौर साहेब काय झालं ते रोडचा, तर बोले सर ते वाटाघाटी झालेली आहे, आता आम्ही काम सुरू करणार। तो मैंने हाथ ऊपर करा, पूरे ऑफिसर्स, महापौर, पूरे आमदार, खासदार सब मौजूद थे। मैंने बोला मुख्यमंत्री साहब एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो 100 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने वाटाघाटी बराबर किए हैं, लेकिन 3 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर भरे थे ये पूरे 18% बिलो के टेंडर्स थे। मैं बोला मुख्यमंत्री साहब इनसे पूछिएगा कि ऐसा क्या हो गया 2-2.5 महीने के अंदर कि पूरे के पूरे 22% अबाव टेंडर से आए हैं, यानी कि 22 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाने वाले थे।
उसी वक्त मुख्यमंत्री साहब ने जब उनसे पूछा महापौर से, हे खरा आहे, तो महापौर बोला नाही तो मुख्यमंत्री ने बोला 1% ही तुम्ही वर दिले, 1% ही, तर तुम्ही काम काढून घ्या महानगरपालिकेकडून, ते काम मी PWD करून देणार. तो 22 करोड़ रुपये किसने किसके बचाया है? किसके पैसे थे? ये जनता के पैसे थे, शहर के पैसे थे. ये मुद्दे जो है, ऐसे ही मुद्दों को लेकर औरंगाबाद का सत्यानाश हुआ है कि कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं था. 22 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर अगर बचते हैं तो ये किसके पैसे बच रहे हैं? ये औरंगाबाद शहर के पैसे बच रहे हैं. कुछ हद तक तो फर्क पड़ता है कि जैसा जब डेवलपमेंट फंड दिया जा रहा था तो सत्ताधारी पक्ष को है तो बहुत ज्यादा पैसा बांटा गया. आता खासदार आपण जर झाले खासदार तर वंचित बहुजन आघाडी आणि MIMची देशात सत्ता येईल का? नहीं, सत्ता नहीं है साहब, बात सत्ता की नहीं है. आपके वजनदार कितने लोग हैं? हमारा एक अवैसी साहब थे, एक अवैसी साहब वहाँ पर काफ़ी थे. अब अवैसी साहब के साथ अगर अंबेडकर साहब चले गए और अंबेडकर साहब का हाथ पकड़ के अगर इम्तियाज़ जलील भी चले गया वहाँ पे, तो हम जितने भी रहेंगे उतने काफ़ी रहेंगे, उसकी चिंता नहीं है. अंग्रेजी में कहावत है, द डेविल एंड द डीप सी. एक कहावत है सर, मतलब क्या है, आता आम्हाला सांगत होते की त्यांनी एवढे पैसे दिले, मग मी मागितल्यावर एवढे पैसे दिले, असं देणार, असं केलं, असं जे तुम्ही नाही, देखिए याचा अर्थ असा निघत होता माझ्यासाठी की भाजपले चांगल्या, शिवसेना वाईट. खरं नाव घेतलं मला तसा काही माझा काही अर्थ तसा नाही होता उसमें. ते तुम्ही अर्थ काढलेला आहे, मी काय करू शकतो त्याच्यामध्ये. नाही, खरी गोष्ट हे आहे की जे बोललात ना, त्याचं जे विश्लेषण निघतंय ते असं निघतंय, ते खरं आहे का तुझ्या? अरे विश्लेषण तर काही निघू शकतं साहेब. आमदार है तो इलेक्शन लढणार नाही. नाही, मी ऐका ना, हे सगळं खोटं आहे. फक्त भाजप आणि शिवसेनाच्या बाबतीत नाही बोलतो मी. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे सगळं चारही पार्टीजना आम्ही एका चष्म्यातून बघतो. मला धोरण म्हणून हे बरोबर आहे, तुम्ही बरोबर धोरण सांगता, पण तुमच्या बोलण्याचा अर्थ असा होता का, असं मी तुम्हाला विचारतो. नाही, ते तुम्ही अर्थ काहीही काढू शकता साहेब, आणि नंतर आपण खुलासा करू ना त्याच्यावर. ये 4 साल में 3 पालक मंत्री बने, तीनों पालक मंत्री के बारे में आपका क्या रवैया है? वो आपको सपोर्ट की जो लोगों ने? देखिए, 3 पालक मंत्री थे और ये औरंगाबाद की सीट जो है वो शिवसेना के पास गई है. मैं ये समझता हूँ कि हर पालक मंत्री का अपना अपना एक स्टाइल होता है काम करने का. मैं समझता हूँ कि रामदास कदम साहब जो है वो इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग के उसके अंदर थे. वो बहुत ही रफ एंड टफ थे. वो किसी को अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे, बिल्कुल झड़का के बात करते थे. लेकिन एक बात ये थी कि जब मैंने कटकट गेट का मुद्दा उनके पास लेके गया तो इतना पीछा पड़ गया था मैं कि वो विधानसभा में जब सामने से आते थे तो वो मेरे को देखती, हाँ तुझे कटकट गेट ना, मैं करना, हाँ करूँ देनार करके. तो पीछे पड़ के हमने ये करे है. उसके बाद जो पालक मंत्री आए थे वो थोड़े से सॉफ्ट थे उसमें. लेकिन पालक मंत्री एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन होती है अगर वो अपने पावर का इस्तेमाल अगर करते हैं. लेकिन हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ है. मतलब हमारे को कहीं उसके अंदर कोई पैसा ऐसा डेव्हलपमेंट के नाम के ऊपर कहीं पर भी किसी पालक मंत्री ने दिया नहीं. असं वाटत होतं की हे दलित वोट, मुस्लिम वोट आपल्या जागीर आहे, हे कोणीही आपल्याकडून घेऊ शकत नाही. आता बाळासाहेब आणि अवैसी साहेबांनी हे प्रयत्न केलेला आहे. आम्हाला त्यामध्ये काही रिझल्ट मिळतं नाही मिळतं ते एक वेगळी गोष्ट आहे. पण या देशामध्ये या संविधानाप्रमाणे आम्हाला अधिकार आहे ना, आम्ही इलेक्शन लढणार ना उसमें. आता तुम्ही बी म्हणा, सी म्हणा, जे म्हणायचं आहे म्हणा तुम्ही. नरेंद्र सपरगांवकर भोगे साहब का बहुत अहम रोल है, क्या आप उनको साथ दे देंगे? सर बिल्कुल. अगर मैं तो चाहूँगा कि अगर कोई सिटीजन, कोई MLA MP अगर आए हैं सामने तो ऐसे लोगों ने आना चाहिए. आप उनको मिलिए क्या, सपरगांवकर साहब या भोगे साहब? नहीं, मैं किसी से भी नहीं, लेकिन पर्सनली मैं हर एक के पास जाकर मिलने वाला हूँ, हर एक के पास जाकर मिलने वाला हूँ. बॉन्ड पेपर, कोणी मला बॉन्ड पेपरवर हे लिहून द्यायला तयार आहे का की वंचित बहुजन आघाडीचा कॅन्डिडेट नाही लढला तर भारतीय जनता पार्टी हे जिंकणार नाही, असं तुम्ही चॅलेंज करू शकता का? तसं आम्ही 20 वर्ष दिलेले आहे. काही नाही. आमच्यासाठी काँग्रेस काय आणि भाजप काय आणि सेना काय सगळे एका थाळीचे छोटे आहे साले. एका माळीचे माणी.